ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बड़ी बैठक। राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी समेत 23 विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल। एनडीए को घेरने की तैयारी। इंडिया की बैठक से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। टीएमसी ने फोटो पोस्ट कर दी जानकारी। मणिपुर के उखरूल में असम राइफल्स का विरोध, बंकर तोड़ा, जवानों का दावा। महिलाओं ने उन पर डाला पेट्रोल। झड़प में 22 तंगखुल महिलाएं घायल। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला। हिमाचल में अब नेताओं और अधिकारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती, बकाया भुगतान भी मिलेगा। अभिजीत दिपके का बड़ा बयान, कहा देश भर में प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में जाऊंगा। 13 जून तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा धंधे के लिए गाय को भी नहीं बख्शा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। सीएम योगी को बताया अहंकार में चूर। एनसीपी ने महाराष्ट्र राज्यसभा उपचुनाव के लिए पूर्व एमएलसी राजेंद्र जैन पर लगाया दांव। छगन भुजबल को मिला झटका। 18 जून को होगा मतदान। अखिलेश ने अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का किया दावा। सरकार पर उठाए थे सवाल। चंपत राय ने दी सफाई, कहा कोई गड़बड़ी नहीं मिली। टीएमसी के कई नेताओं पर लिया गया एक्शन। किसी का मुंडवाया सिर तो किसी को साड़ियों के ढेर से किया गया गिरफ्तार। टीएमसी नेता को पहनाई जूतों की माला। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, अचानक बिगड़ा मौसम। एयर इंडिया के 3 विमानों से भिड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण। पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। इजरायली सेना ने किया दावा, कहा यमन की दिशा से सीमा की ओर दागी गई एक मिसाइल। इजराइल ने गजा पर किया हमला। 9 फिलिस्तीनियों की गई जान, 8 से ज्यादा हुए घायल। चुनावी धांधली के दावों पर सबूत मांगने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पत्रकार को बताया भ्रष्ट, बीच में छोड़ा इंटरव्यू। कैरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ बड़ा विमान हादसा। टेक ऑफ के समय क्रैश हुआ विमान, वीडियो वायरल। फिलीपींस में 8.2 तीव्रता का आया भूकंप। जोरदार झटकों से कांपी धरती। अधिकारियों ने सुनामी की दी चेतावनी। एटीएम में नकदी संकट की जताई जा रही आशंका। सरकार ने बैंकों को भेजा इमरजेंसी मेल। एटीएम ऑपरेट करने की बढ़ी कास्ट। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 16 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य में सियासी सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। इस सियासी उथल पुथल के बीच बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग और तेज हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी और सभी विपक्षी दलों को सलाह दी थी कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो विपक्षी दलों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मीडिया को बताया था कि ठाकरे का मानना है कि जब तक देश में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था वापस नहीं लौटती, तब तक विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। और अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज ठाकरे की इस मांग का समर्थन किया है। सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे की इस सलाह का समर्थन तो किया ही, साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाने की बात भी कही है। जैसा आप जानते हैं कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बीच सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के मुद्दे पर भी बात की जाएगी। ये मुद्दा बैठक में भी उठाया जाएगा। सुप्रिया सुले से पहले राज ठाकरे के इस सुझाव पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सहमति जताई थी। इस साझा रुख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष की ये मांग मानी जाती है या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करता है।
बिहार में खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज यानी KGS कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़ को लेकर बवाल मच गया है। इस मामले में खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, उन पर जान लेने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब बात उनके कोचिंग सेंटर तक आ पहुंची है। 7 जून को बिहार के अग्निशमन विभाग की टीम ने खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े अस्पताल परिसर का फायर सेफ्टी ऑडिट किया, जिसके बाद विभाग का कहना है कि जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां पाई गई। इस मामले में अधिकारियों ने संस्थान प्रबंधन को 7 से 10 दिनों के अंदर सभी कमियां दूर करने का निर्देश दिया है और तय समय सीमा में सुधार नहीं होने पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जिसमें सीलिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगने वाला है? अग्निशमन विभाग की इस कार्रवाई से ये मामला खान सर बनाम प्रशासन का मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में खान सर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। फैजल खान और खान सर के वकील इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके वकील ने यह भी साफ किया था कि खान सर इस मामले में सरेंडर नहीं करेंगे। 8 जून को सिविल कोर्ट में खान सर के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। ऐसे में सबकी नजरें अब कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि अदालत अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार करती है या खारिज। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल की हत्या के मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल की करोड़ों रुपए की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद इस खौफनाक हत्या की सबसे बड़ी वजह बना। मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक संपत्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 13 साल के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अपने नाबालिग बेटे को भी दिल्ली लेकर आए थे ताकि वो एक सामान्य परिवार की तरह दिखे और किसी को उन पर शक न हो। हत्या की जांच के दौरान पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक नकाबपोश दंपत्ति को प्रोफेसर के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित अपार्टमेंट में आते जाते देखा गया। यही सुराग आखिरकार पुलिस को हत्यारों तक पहुंचाने में सबसे अहम साबित हुआ। पुलिस के मुताबिक 49 वर्षीय देवस्मिता पॉल के हिस्से में पश्चिम बंगाल के बर्धमान में स्थित उनके नाना की पुश्तैनी संपत्ति आई थी। आरोपी दंपत्ति साल 2023 से उसी संपत्ति में किराएदार के रूप में रह रहे थे और हर महीने लगभग 11,000 रुपए किराया दे रहे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी दंपत्ति उस संपत्ति को खरीदना चाहते थे। उन्होंने कई बार प्रोफेसर पॉल से संपत्ति बेचने की बात की, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पॉल के कुछ अन्य रिश्तेदार संपत्ति बेचने के पक्ष में बताए जा रहे थे, लेकिन प्रोफेसर लगातार इसका विरोध कर रही थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई बार इस दंपत्ति को मकान खाली करने के लिए भी कहा था। हाल ही में उन्होंने अंतिम चेतावनी देते हुए किराएदारों से संपत्ति खाली करने को कहा था और पुलिस का मानना है कि इसी के बाद आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हत्या से पहले पूरी तैयारी की थी। वो 3 जून को अपने बेटे के साथ बर्धमान से दिल्ली पहुंचे। दल्लूपुरा के एक गेस्ट हाउस में रुके और वहां भी अपनी असली पहचान छिपाने के लिए दूसरे लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। रास्ते में कपड़े बदलना, बार बार ऑटो और टैक्सी बदलना, कभी सीढ़ियों तो कभी लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये सब इस ओर इशारा करता है कि कथित तौर पर हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाया गया था। फिर वो देवस्मिता पॉल के घर पहुंचे और देवस्मिता ने खुद अपने घर का दरवाजा खोला, क्योंकि सामने वही लोग थे जिन्हें वो जानती थी। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया, बैठाया और पानी भी पिलाया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिन लोगों को वो मेहमान समझकर सम्मान दे रही हैं, वही कुछ देर बाद उनकी जिंदगी छीन लेंगे। पुलिस के मुताबिक बातचीत के दौरान एक बार फिर बर्धमान की संपत्ति और मकान खाली करने का मुद्दा उठा। बहस बढ़ी और फिर अचानक हिंसा में बदल गई। आरोप है कि पति ने स्टील की खरल से प्रोफेसर के सिर पर हमला कर दिया। जब उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उन्हें दबोच लिया गया। आरोप है कि पत्नी ने भी धारदार हथियार से हमला किया है और ये सब उस कमरे में हुआ जहां उनका 13 साल का बेटा भी मौजूद था। जरा सोचिए, आखिर एक बच्चा क्या सीख रहा होगा जब उसके सामने खड़े लोग लालच और गुस्से में किसी की जान ले रहे हों। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी करीब आधे घंटे तक फ्लैट में रुके रहे। कपड़े बदले गए, सबूत मिटाने की कोशिश हुई और फिर वो ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन जब प्रोफेसर की बहन फ्लैट पर पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल नंबर ट्रैक किए गए और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों का पीछा किया गया। आखिरकार 7 जून को पश्चिम बंगाल के बर्धमान से दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से प्रोफेसर का मोबाइल फोन, कथित हथियार, कपड़े, बैग और यात्रा से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है।
उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 उपधारा 1 के तहत हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि हत्या की योजना कितने समय से बनाई जा रही थी और क्या इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। हत्या वाली सोसाइटी सत्यम अपार्टमेंट्स पहुंचने के बाद कुंडली विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पर भाजपा का नियंत्रण है और इसी वजह से अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। मुझे जय सूचना मिली है, मैं तुरंत यहाँ पहुंचा सत्यम अपार्टमेंट वसुंधरा एन्क्लेव में, और एक प्रोफेसर थी जिनकी उम्र 42 साल है और डीयू में पढ़ाती हैं शिवाजी कॉलेज में, और उनका मर्डर हो गया है। सर पे उनके काफ़ी वार किया गया बड़ी बुरी तरह से। और आप सोचिए कि आज इतने पॉश अपार्टमेंट्स के अंदर भी लोगों के मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि आज अपराधी बेखौफ हैं, उनको डर नहीं है अपराध करने में, उनको भय नहीं है कि हमें पुलिस का डर है, हमें सरकार का भय है। क्योंकि आज जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार 4 इंजन की आई है, जब से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर अपराधियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस क्या काम करने का काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके अंडर में पुलिस आती है, और आज तो दिल्ली में पुलिस से लेकर सब कुछ बीजेपी के पास है, 4 इंजन की सरकार है, और आप डेली अखबार खोलेंगे तो 4 मर्डर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। और आज हमारे पूरे वसुंधरा एन्क्लेव मेरे फेज 3 में डर का माहौल है कि अगर आज अपार्टमेंट सिक्योरिटी एरिया में भी अगर मर्डर्स होंगे तो आप सोचिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल क्या हो चुका है। दिल्ली में जंगल राज। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या आज की दुनिया में जमीन और संपत्ति की कीमत इंसानी जिंदगी से ज्यादा हो गई है। एक टीचर, एक बेटी और एक बहन जिसकी पहचान ज्ञान और शिक्षा से थी, वो लालच की ऐसी आग में झोंक दी गई जिसने इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह हत्या सिर्फ देवस्मिता पॉल की नहीं बल्कि भरोसे, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं की भी हत्या है। फिलहाल आप इस दुखद घटना पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करोड़पति दवा कारोबारी के इकलौते बेटे आयुष मलिक को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने का गंभीर मामला सामने आया है। जहां मुस्लिम महिला जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी आयुष मलिक को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी और फिर धर्मांतरण करवाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर निकाह कर लिया, जिसके बाद हिंदू समाज में भयंकर बवाल मच गया। मामला यूपी के शामली से सामने आया है, जहां दवा कारोबारी के 27 साल के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन करने पर बवाल मचा। शामली से न्यूज 24 के संवाददाता अमित शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक दयानंद नगर के रहने वाले देवराज मलिक शामली जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका बेटा आयुष बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर चला रहा था। जानकारी के मुताबिक 5 साल पहले आयुष ने कुरैशी प्लस जिम जाना शुरू किया। कुरैशी बस्ती की रहने वाली चांदनी उसकी जिम ट्रेनर थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर 4 साल पहले चोरी छिपे आयुष का धर्म परिवर्तन करवाकर उससे निकाहनामा पढ़वा दिया गया। आयुष मलिक का नाम बदलकर रहमान रखवा दिया गया। वो टोपी पहनकर दुकान पर बैठने लगा। 6 महीने पहले से आयुष अपना लुक बदलने लगा था। पहले दाढ़ी बढ़ाई और फिर मस्जिद जाने लगा। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है। मेडिकल स्टोर का एक फोटो सामने आया जिसमें वो टोपी और कुर्ता पैजामा पहने भी दिखाई दे रहा है। मामला तब सामने आया जब 4 जून को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के इकलौते बेटे को चांदनी कुरैशी ने फंसा लिया है। दबाव में आकर पूरे परिवार ने धर्म बदल लिया। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जिम ट्रेनर के घर पर धरने की धमकी भी देने लगे। शनिवार को आयुष के पिता देवराज मलिक ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कबूल किया है। उसके इस्लाम कबूल करने से ना तो हम पे कोई फर्क पड़ता, ना हमें कोई असर पड़ता। वो सोबर करे, वो अपने परिवार को खराब करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिक्कत अपने समाज के लिए है। हमारा जो समाज इस इस्लाम की तरफ जाएगा, इससे शिक्षा लेके पढ़ा लिखा वो बच्चा है, उसने अपने परिवार का तो धर्म भ्रष्ट कर दिया और हमारे बच्चों के पीछे लग गया। तो हिंदू रक्षा दल की जिला की पूरी टीम से, शामली की टीम से बैठ के बात हुई है और रविवार को हमने उसके विरोध में एक सांकेतिक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि हम हनुमान टीला, जो हमारा प्रसिद्ध धाम है हनुमान टीला, वहां पर जाके अपने वस्त्रों का त्याग करेंगे और अर्धनग्न अवस्था में हम एक प्रदर्शन करेंगे। उस जगह
पर जहां से हमारे बच्चे का इस्लामीकरण शुरू हुआ था और प्रदर्शन करने के पीछे उस बच्चे से हमारा कोई द्वेष नहीं है जिसने ये काम कर दिया। हमारा सिर्फ एक मैसेज जाना है कि कोई भी बच्चा हमारा इस्लाम में ना जाए। जब हम अपनी टी शर्टें निकाल के जाएंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा और मैसेज देना भी चाहते हैं हम कि हिंदू समाज कितना नंगा हो चुका है, कितना बिना कपड़ों के हो चुका है कि आज हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, हमारे परिवार के लोग ही सनातन छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा। पूरे परिवार के ऊपर धर्म परिवर्तन के आरोप लगने के बाद आयुष के पिता ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी हिंदू धर्म में ही हैं। हम सुबह शाम हनुमान मंदिर पूजा करने जाते हैं। बेटे आयुष का धर्मांतरण जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के सदस्यों ने कराया है। वो लोग 5 साल से बेटे के रुपए ऐंठ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सब साजिश के तहत हुआ है। इसमें आजाद चौक स्थित कादिया मस्जिद के पास निवासी मुनव्वर मौलवी और 2 अन्य अज्ञात मौलवी भी शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर बेटे पर मानसिक दबाव बनाया, उसे मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया और जब हमें पता चला तो हमने इसका विरोध किया। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसके वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। तो बेटे का क्या मामला है? बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी अर्धनग्न होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चांदनी अमीर होने का दिखावा करती थी। आयुष से दोस्ती के बाद चांदनी उससे पैसे लेती थी। उसने आयुष के पैसों से ही सोने की चेन ली और भी बहुत पैसे आयुष से खर्च करवाए। चांदनी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आयुष का ब्रेन वॉश किया, उसको मुस्लिम बनने के लिए कहा। इसके बाद आयुष अपने परिवार से अलग हो गया। उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया और मुस्लिम धर्म के तौर तरीके अपनाने लगा। चांदनी और उसका परिवार आयुष को दिल्ली ले गया, वहां उसका धर्म परिवर्तन करवाया और फिर वहीं पर चांदनी ने निकाह भी कर लिया। आयुष के घर वालों को निकाह के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। निकाह के 6 महीने बाद ही आयुष अपने परिवार से अलग हो गया। उसने सिटी क्षेत्र के सिलेक्ट विहार कॉलोनी में किराए पर मकान ले लिया, वहीं पर दोनों साथ रहने लगे। आयुष के पिता का आरोप है कि जब हमने इन चीजों का विरोध शुरू किया तो चांदनी के परिवार ने हम पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी भी दी। चांदनी का एक भाई अमन कुरैशी देवराज सिंह की दुकान पर नौकरी करता था। उसने इस्लाम की सारी बातें आयुष को सिखाई। पुलिस जांच पड़ताल में सामने आया कि पाकिस्तान का एक मुस्लिम लीडर जो धर्मांतरण कराता है, उसका पेज आयुष से फॉलो करवाया गया। चांदनी के छोटे भाई ने ऐसा करवाया था। फिलहाल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 अन्य अभी भी फरार हैं। मामले में एक स्थानीय डॉक्टर खुर्शीद अनवर की अहम भूमिका की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके बाद में ये जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाया इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं। जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़की की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है। इसके बाद कारोबारी ने शनिवार देर शाम जिम ट्रेनर, उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और अवैध वसूली की FIR दर्ज कराई। पिता के मुताबिक फर्जी निकाहनामा तैयार कर पूरे परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिम न बनने पर हत्या तक की धमकी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि 2 मौलानाओं की तलाश अभी भी की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन, निकाह और संपत्ति से जुड़े आरोपों में कौन कौन लोग शामिल हैं। बता दें कि देश के कई हिस्सों से इस वक्त धर्म परिवर्तन के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन भी आक्रामक रूप से देखने को मिल रहा है।
पटना में खानसर की कोचिंग के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तोड़फोड़ हुई और बच्चों की रक्षा करने वाले एक बेकसूर गार्ड को भी गोली मार दी गई। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ, क्योंकि खानसर ने लाखों की कोचिंगों को चंद रुपए में समेट दिया तो शिक्षा माफियाओं के कलेजे पर सांप लौट गया। और जब उन्होंने गरीब बच्चों के लिए सस्ता हॉस्पिटल खोल दिया तो मेडिकल माफियाओं की अरबों की दुकानें हिल गई। ये गोलियां खानसर को डराने के लिए नहीं, बल्कि उस ठेले वाले, उस किसान, उस मजदूर के हौसले को तोड़ने के लिए चलाई गई, जिसका बेटा खानसर की वजह से आज अफसर बनने का सपना देख रहा है। आज हमारे खानसर रोते हुए पूछ रहे हैं कि कम पैसों में पढ़ाना और इलाज कराना क्या गुनाह है। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, खानसर को सिक्योरिटी मिले। अगर आप भी चाहते हो कि खानसर सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन माफियाओं को समझ में आ जाए कि खानसर अकेले नहीं है। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल को कोई दूसरा इंसान इस देश के गरीबों के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा।